आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज जो है वो पॉटर और ग्लाडिनी यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर, वेसिकल के अंदर सिस्टम को देखा था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। ये एक कंटिन्यूस सिस्टम है जिसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, जैसा कि डायग्राम में अंदर दिखाया जा रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड रहती है और आउटर हुप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूस सिस्टम को फॉलो करती है। इसमें यूकेरियोटिक सेल्स जो है वो आरबीसी के एग और एम्ब्रियोनियल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है, जबकि बाकी की जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है उनके सब के अंदर ये प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली टू टाइप्स की होती है, ग्रैन्युलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं और जो सिस्टर्नी फॉर्म में प्रेजेंट्स होती है और जिसके अंदर 400 से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम तक का डायमीटर इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो है प्रोटीन से एंजाइम्स को सिंथेसिस करने का काम करती है और ये इसके अंदर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। सेकेंड टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको स्मूथ या एक ग्रैन्युलर टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसका डायमीटर जो होता है 500 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये स्टेरॉइड्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करने का काम करती है। एंड स्ट्रक्चर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये तीन प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स है उसको फॉर्म करती है, जिसमें स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी का फॉर्म करती है वो अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं और दूसरी टाइप की जो है वो वेसिकल्स होती है जो कि स्फेरिकल्स और ओव्यूल्स होती है, लगभग 5 से लेकर 500 मिली माइक्रोन मीटर की होती है। थर्ड टाइप की हैं वो ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स का सिंथेसिस करती है और 500 से लेकर 100 मिली माइक्रोन साइज़ की होती है। इन तीनों प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसको डायग्राम्स के अंदर दिखाया गया है। सिस्टर्नी जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स जो कि लगभग ओव्यूल्स टाइप की होती है, ट्यूब्यूल्स जो होती है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती है। इसी तरह सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स एक थिन मेम्ब्रेन्स के द्वारा कवर रहती हैं जो कि ट्रिपल लेयर्ड होती है और इसमें 550 से लेकर 60 एंगस्ट्रॉम की ये थिकनेस होती है इसके अंदर। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स तथा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कांटेक्ट में रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर जो लिपिड्स है वो 30 to 50% पाए जाते हैं और वो फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में होते हैं। उसके अंदर लेसिथिन और सिफलिन लिपिड्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अंदर 40 to 60% तक प्रोटीन और आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं वो टू टाइप से होते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो जैसे NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज है, NADH डाई एफोरेज है, इसके अलावा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, मैग्नीशियम है, ATPase है, न्यूक्लियोटाइड्स, डाईफॉस्फेट, साइटोक्रोम BS, P40 450 और स्टीरेज, ये आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। इनर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एंजाइम्स जैसे पेप्टिडाइडेज, हाइड्रोलेजेज और ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अगर ओरिजिन देखें तो इसकी ओरिजिन है वो
फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि केंद्रक के जो आवरण होता है उसके अंदर ये उससे प्रेजेंट्स बताई गई है, इसकी उत्पत्ति वहाँ से बताई है। जैसे हम सेल डिवीज़न की समसूत्री विभाजन की अगर हम टीलोफेज अवस्था के अंदर देखें तो टीलोफेज अवस्था के अंदर जो है पुनः जो न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाते हैं तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसकी चारों तरफ केंद्रक आवरण का निर्माण होने लगता है। तो उस समय यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उससे इनका निर्माण होता है। दूसरा जो दिया ओरिजिन वो दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो इसके अंदर बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स हो जाती है उसमें इन्वेजिनेशंस की जो प्रोसेस हो जाती है अंतर्वलन, जिसके कारण यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। तीसरा जो ओरिजिन दिया बेस दिया डी नोवा ए न्यू ओरिजिन, मतलब इसके अंदर जो नई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया उसने कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्री एग्जिस्टिंग पूर्व जो उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके एक्सपेंशन से उसके विस्तार होता है और विस्तार से उसके अंदर नई डिवाइड होकर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फंक्शंस देखें तो ये सिक्रीशन का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है और सर्कुलेशन का काम भी करती है। तो सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं तो ये मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। एक प्रकार का स्केलेटन की कंकाल तंत्र की तरह काम करती है। पूरे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैली रहती है, जिससे कि ये उसकी साइज़ और शेप को कंटिन्यूसली बनाए रखने का काम करती है। इसलिए इसको स्केलेटन यहाँ पर कहा गया है, जिससे कि वह सेल अपना साइज़ और शेप कंटिन्यूस बनाए रखती है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स हैं या सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये ट्रांसपोर्ट करती है, उन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट उन तक पहुंचाने का काम करती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल से बाहर निकालने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स के द्वारा किया जाता है। थर्ड है इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आयंस होते हैं उसके आदान प्रदान के अंदर, जैसे कि ऑस्मोसिस है, प्रसारण है, परासरण है, डिफ्यूज़न है, विसरण दाब है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटीज़ के अंदर हमने देखा कि जैसे जो आयंस होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बाहर से अंदर की ओर उनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जिसके अंदर जब अगर एनर्जी कंज्यूम्स होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके संश्लेषण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जैसे एग्जांपल हैं यहाँ पर सीरम प्रोटीन्स के संश्लेषण में या ट्रोपो कोलेजन के संश्लेषण में और सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के संश्लेषण में भी ये भाग लेती है। दूसरा है ये ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के सिंथेसिस के अंदर ये भाग लेती है। ये जैसे लीवर सेल्स या यकृत कोशिकाओं के यकृत कोशिकाओं में इनके स्टोरेज के लिए, इनके सिंथेसिस के लिए और इनके उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में ये भाग लेती है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम्स के द्वारा ये ग्लाइकोज लाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको कंप्लीट करती है। इसी तरह ये एटीपी सिंथेसिस के लिए इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट करती है में ये एंजाइम्स और एनर्जी को प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट में ये एनर्जी प्रदान करती है। लिपिड सिंथेसिस के अंदर इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल्स है, लिपिड्स हैं और विटामिन्स हैं, इनका भी ये सिंथेसिस करने में भाग लेती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर आवरण से इसकी उत्पत्ति बताइए। ये न्यूक्लियर आवरण का निर्माण भी करती है। जैसे सेल डिवीज़न के समय जो डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इसी के द्वारा बनाई जाती है। एंजाइम एक्टिविटीज़, मेम्ब्रेन की जो सरफेस पे पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब
जैसे स्ट्रेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, मैग्नीशियम, एटीपेज, NADH, C रिडक्टेज, इस प्रकार की जो एंजाइम, इस प्रकार यहाँ पर हमने आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।